हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र गुप्ता जियोग्राफी की इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगली क्लास की भी जानकारी मिल जाए, और इसको शेयर भी कीजिए ताकि आप लोगों के दोस्तों जो हैं उन लोगों को भी पता चले कि हाँ, जीतू सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास है। देखो, थोड़ा सा क्या होता है कि सुबह सुबह का टाइम है, कचरा गाड़ी आती है, कोई लोग अपने काम पे जाते रहते हैं, और कोई सुबह सुबह उठने के लिए अलार्म लगाता है लेकिन वो उठ नहीं पाता, अलार्म बजता रहता है। कोई अपने सुबह सुबह काम करते रहते, तो अपने को क्या करना है कि इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। अपने को ध्यान का देना है मेरी वॉइस पे। अगर मेरी वॉइस आप लोगों को नहीं आ रही है तो ये बताइए कि आप लोगों को मेरी वॉइस नहीं आ रही है। लेकिन अगर मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हम सबको नहीं रोक सकते, सबको अपने काम करने से नहीं रोक सकते। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग भी एडजस्ट कीजिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था स्टार के जीवन से लेके पूरा जीवन और अंत तक के बारे में बता दिया था। मैंने ये भी बता दिया था कि कौन सा स्टार सबसे करीब का है, हमारे पृथ्वी के सबसे करीब का स्टार सूर्य के बारे में बताया था। फिर दूसरा सबसे करीब का स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी बताया था। कहीं कहीं पे उसको प्रोक्सिमा सेंचुरी लिखा होता है, कहीं कहीं पे इसको प्रोक्सिमा सेंटोरी लिखा होता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा एक ही ऑप्शन मिलेगा इस तरह से, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देना, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा अंतर हो जाता है। कोई सी बुक वाला क्या प्रोनाउंस कर देता है, कोई दूसरा बुक वाला क्या कर देता है। तो आगे आज बढ़ते हैं हम। अभी मैंने आप लोगों को बताया था पहली बात कि जो हमारी जो आकाश गंगा है उसको हम क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला या मिल्की वे या फिर मंदाकिनी के नाम से हम जानते हैं। मैंने ये भी बताया था कि हमारे आकाशगंगा के सबसे करीब की आकाशगंगा कौन सी है, देवयानी है, एंड्रोमेडा है। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारी आकाशगंगा जिसका नाम मंदाकिनी है उसके समीप की दूसरी सबसे समीप की आकाशगंगा कौन सी है, तो उसका नाम है NGC-33। क्या नाम है उसका, NGC-33 नाम है इसका। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, किससे क्वेश्चन आता है कि जैसे कि 2 बार तो SSC CGL में आ चुका है ये क्वेश्चन, और 4 बार ये NTPC के अभी एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि व्हाइट होल क्या है। व्हाइट होल, व्हाइट होल क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल तो मैंने बता दिया सर, आपने तो ब्लैक होल ही बताया था। व्हाइट होल क्या होता है, अरे भैया व्हाइट होल भी बता रहा हूं। आप लोगों को पता है 3 आकाश गंगाओं के ग्रुप को क्या बोला जाता है। मैंने बताया था आप लोगों को कि 3 आकाश गंगाओं के ग्रुप को हम बोलते हैं क्लस्टर। क्या बोलते हैं, क्लस्टर के नाम से हम जानते हैं 3 आकाश गंगाओं के ग्रुप को। ऐसे बहुत सारे आकाश गंगाएं पूरे ब्रह्मांड में स्थित हो, इतने सारे क्लस्टर स्थित हैं। और जो तारे होते हैं वो आकाश गंगा का हिस्सा होते हैं। तारे जो होते हैं आकाश गंगा का हिस्सा होता है। और उन तारों की मैंने एक सबसे पहले कंडीशन बताई थी आप लोगों को कि तारों में स्वयं का प्रकाश होना चाहिए, खुद की अपनी लाइट होनी चाहिए, स्वयं की ऊष्मा होनी चाहिए, खुद की अपनी एनर्जी होनी चाहिए, तो तभी जाके वो तारा बनता है। उसी तरह से इन सब की खुद की एक प्रकाश होता है, खुद की एक लाइट होती। ठीक है, ये भी हम लोगों को पता है। ठीक है, तो ये कहा जाता है, एक वैज्ञानिकों के द्वारा एक परिकल्पना की गई, थीसिस दी गई। क्या किया गया, थीसिस किया गया कि परिकल्पना की गई कि जितना भी पूरे ब्रह्मांड में जितना भी प्रकाश आ रहा है, ब्रह्मांड में जितना भी प्रकाश आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, एक ही स्थान से आ रहा है, जिसको क्या कहा गया, व्हाइट होल कहा गया। क्या कहा गया, व्हाइट होल कहा गया। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाइट होल क्या है, तो क्या है, व्हाइट होल एक परिकल्पना है जिसमें यह कहा गया है कि जितना भी प्रकाश आ रहा है ब्रह्मांड में वो कहाँ से आ रहा है, वो एक ही स्थान से आ रहा है, जिसको व्हाइट होल नाम दिया गया है। ये ऐसा होता कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको एक परिकल्पना कर दी गई वैज्ञानिकों के द्वारा कि व्हाइट होल एक जगह का नाम है। ठीक है, जैसे कि हम परिकल्पना करते थे बचपन में कि चंदा मामा दूर के पोए पकाए पूर के। ठीक है, थोड़े बड़े हुए, फिर बड़े हो गए, फिर बड़े हो गए, 20-25 साल के हुए तो हम क्या गाना गाने लगे, क्या गाना, चांद सी महबूबा हो मेरी कब मैंने ये सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। पहले उसको मामा बोल रहा है लेकिन अब उसको महबूबा बोल रहा है। तो चांद ना तो मामा बन सकता ना महबूबा बन सकता। वो क्या है, एक मात्र परिकल्पना है, हमारी एक सोच है, एक इमेजिनेशन है कि चांद मामा भी है और चांद महबूबा भी। ठीक है, उसी तरह से ये भी एक व्हाइट होल भी एक परिकल्पना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तारामंडल और नक्षत्र। देखो, तारामंडल से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, नक्षत्र से भी एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन नक्षत्रों का हमारे आम जनजीवन पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट रहता है।
किस तरह से हमारी कुंडलियाँ तैयार की जाती है वो भी नक्षत्रों के आधार पे की जाती है। किस तरह से? नक्षत्रों के आधार पे कुंडलियाँ तैयार की। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं तारामंडल या कॉन्स्टेलेशन। देखो, तारामंडल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं? जैसे कि पहला क्वेश्चन, तारामंडल क्या है? तारामंडल क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया था। समझने के लिए मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ एक बार फिर से कि जो हमारी जो आकाशगंगा है, बहुत बड़ी आकाशगंगा है जिसमें अरब तारे पाए जाते हैं। कितने? 100 अरब तारे पाए जाते हैं। कितने? 100 अरब तारे। तो अब 100 अरब तो यहाँ बना नहीं सकते, ऐसे समझ लीजिए। और जो हमारा जो सूर्य है, हमारा क्या है, जो सूर्य यहाँ पे स्थित है, कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे स्थित है, आकाशगंगा के कोने में स्थित है। बिल्कुल कोने में नहीं है, थोड़ा सा अंदर की साइड है। तो हमारा जो सूर्य है आकाशगंगा के कोने में स्थित है। कोने में स्थित होने के कारण जहाँ पे क्या होता है कि इसके जो पास के जो तारे होते हैं, इधर के इतने पास के जो तारे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नक्षत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नक्षत्र कहलाते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि सूर्य से जो दूरी पे थोड़े स्थित तारे होते हैं, ऐसी तरह दूरी पे जो स्थित तारे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? तारामंडल कहलाते हैं। तारामंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तारामंडल कहलाते हैं या कॉन्स्टेलेशन कहलाते हैं। ठीक है। अब कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि सर आप थोड़ा इंग्लिश में पढ़ाया करें। भैया, टर्म्स तो मैं बता रहा हूँ ना इंग्लिश में। अब ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को हिंदी नहीं आती। बिल्कुल, आप कहाँ से आए हो? चाइना से तो आए नहीं हो आप लोग, तो हिंदी तो आप लोगों को आती होगी। अब टर्म्स की बात है, टर्म्स में बता रहा हूँ। तारामंडल को कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, आकाशगंगा को गैलेक्सी कहते हैं, ब्रह्मांड को यूनिवर्स कहते हैं। ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना। तो तारामंडल जो होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। नक्षत्र को बोला जाता है तारों का समूह, मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं। ठीक है, ये भी एक तारामंडल का ही हिस्सा होते हैं नक्षत्र, लेकिन ये सूर्य के थोड़ा करीब होते हैं इसलिए इनको नक्षत्र बोला जाता है, और ये सूर्य के थोड़े दूर होते हैं इसलिए इनको तारामंडल कहा जाता है। ठीक है, इनका प्रभाव हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ता है लेकिन इनका थोड़ा सा कम प्रभाव पड़ता है आम जनजीवन पे। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं तारामंडल और नक्षत्र के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हमारे जो आकाशगंगा है उसमें कितने तारामंडल पाए जाते हैं? तो कितने तारामंडल पाए जाते हैं? 89 पाए जाते हैं। 89 तारामंडल पाए जाते हैं। कितने तारामंडल पाए जाते हैं? 89 पाए जाते हैं, 89 पाए जाते हैं। और नक्षत्रों की संख्या भी पूछी जाती है, कितने नक्षत्र हमारे अंतरिक्ष में पाए जाते हैं या फिर हमारी आकाशगंगा में पाए जाते हैं? तो कितने पाए जाते हैं? 27 नक्षत्र पाए जाते हैं। कितने? 27 नक्षत्र हमारी आकाशगंगा में पाए जाते हैं। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27 है। और तारामंडलों की संख्या कुल कितनी है? 89 है। कितनी है? 89 है। ये क्वेश्चन दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं कि नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27 है। कितनी है? 27, 27, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, 27 है। तारामंडल या कॉन्स्टेलेशन की संख्या कितनी है? 89 है। कितनी? 89 है। अब क्या सर हमें 89 तारामंडल पढ़ना पड़ेंगे? नहीं नहीं नहीं, तारामंडल 89 नहीं पढ़ना पड़ेंगे। जितने पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे। हमें क्या वैज्ञानिक थोड़ी बनना है, हमें तो हमारी एग्ज़ाम निकालना है और एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो पढ़ेंगे हम लोग। तो 89 ना पढ़ते हुए हम 5-6 पढ़ेंगे। 5-6 में भी 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, बाकी तो हमको नाम ही याद रखना है 3-4 के। सबसे पहला तो तारामंडल हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सप्तऋषि तारामंडल। सप्तऋषि तारामंडल। इस तारामंडल के बारे में पुराणों में भी बताया जाता है। सप्तऋषि तारामंडल में 7 ऋषियों का समूह होता है जिसमें नारद जी प्रमुख होते हैं, लेकिन साइंस ऐसी चीज़ों को नहीं मानता। साइंस बोलता है सप्तऋषि तारामंडल एक तारामंडल है, तारों का समूह है जो कि ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। ये सप्तऋषि तारामंडल भी 2 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वृहद सप्तऋषि और दूसरा होता है कौन सा? लघु सप्तऋषि के नाम से इसको जाना जाता है। लघु सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। अब जो सप्तऋषि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऊर्सा कॉन्स्टेलेशन। क्या बोलते हैं? ऊर्सा कॉन्स्टेलेशन बोलेंगे। लेकिन वृहद सप्तऋषि को क्या बोलते हैं? ऊर्सा मेजर। क्या बोलेंगे? ऊर्सा मेजर के नाम से इसको जाना जाता है। ऊर्सा मेजर के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं ऊर्सा माइनर। इसको क्या बोलते हैं? ऊर्सा माइनर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, वृहद सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि ऊर्सा मेजर बोलते हैं, ऊर्सा माइनर के नाम से इसको जाना जाता है। अब आइए समझते हैं ऊर्सा मेजर और ऊर्सा माइनर क्या होता है, लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को सारे नाम बता देता हूँ ताकि आप लोगों को स्पष्ट हो जाए। ये वाले होते हैं। ठीक है, ऊर्सा मेजर और ऊर्सा माइनर हमने पढ़ा। दूसरा तारामंडल होता है मृग तारामंडल। कौन सा? मृग तारामंडल। मृग तारामंडल होता है, इसको हम बोलते हैं ओरियन।
ओरियन कॉन्स्टेलेशन के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तीसरा जो तारामंडल होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रा, हिंदी में भी इसको हाइड्रे बोलेंगे, इंग्लिश में भी इसको हाइड्रे बोलेंगे। चौथा जो तारामंडल वो होता है, चौथा जो तारामंडल होता है उसको बोलते हैं सिग्नस। क्या बोलते हैं? सिग्नस। सिग्नस जो होता है इसको सिग्नस ही बोलते हैं। सिग्नस के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। सिग्नस तारामंडल होता है। ये 4 तारामंडलों के बारे में मैंने पढ़ लिया, बताया। एक और तारामंडल होता है जिसका नाम है 5वां सेंटारस। कौन सा तारामंडल होता है? सेंटारस। कौन कौन से तारे मैंने बताया आपको? सप्तऋषि तारामंडल बताया जिसको हम बोलते हैं उर्सा कॉन्स्टेलेशन। 2 प्रकार के होते हैं, वृहद सप्तऋषि जिसको बोलते हैं उर्सा मेजर, लघु सप्तऋषि जिसको बोलते हैं उर्सा माइनर। क्या बोलते हैं? उर्सा माइनर के नाम से जाना जाता है। दूसरा वाला मैंने बताया मृग तारामंडल जिसको बोलते हैं ओरियन, और तीसरा वाला मैंने बताया हाइड्रा जिसको हाइड्रा ही बोलते हैं। चौथा वाला मैंने बताया सिग्नस, या सिग्नस के नाम से इसको जाना जाता है। 5वां मैंने बताया सेंटारस। कौन सा बताया? सेंटारस 5वां है। आप लोगों को एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि सबसे बड़ा तारामंडल किसे कहा जाता है? तो हाइड्रा को सबसे बड़ा तारामंडल कहा जाता है। कि सबसे बड़ा तारामंडल इसको कहा जाता है। किसको बोला जाता है? हाइड्रा को सबसे बड़ा तारामंडल कहा जाता है, क्योंकि इसमें तारों की संख्या सबसे अधिक है। कितनी है सर? 68 तारे इसमें पाए जाते हैं अभी तक, या इससे भी अधिक पाए जा सकते हैं, लेकिन 68 का पता लगाया जा चुका है कि ये तारामंडल एक साथ झुंड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। हाइड्रा हो गया, सिग्नस हो गया, सेंटारस हो गया। अब क्वेश्चन कैसे आता है? सबसे पहला क्वेश्चन यह आएगा कि बताइए सिग्नस क्या है? सिग्नस क्या है? ऐसे टर्म दे देंगे, फिर आपको बोलेंगे आकाशगंगा का नाम है, किसी प्लेनेट का नाम है, किसी ग्रह का नाम है, या फिर किसी सैटेलाइट का नाम है, उपग्रह का नाम है, या फिर क्या बोल देंगे एक तारामंडल या कॉन्स्टेलेशन का नाम है। तो किसका नाम है? सिग्नस। सिग्नस है एक कॉन्स्टेलेशन का नाम है, एक तारामंडल का नाम है। उसी तरह से किसी भी हाइड्रा का नाम उठा के दे दिया, मृग का उठा के दे दिया, सेंटारस का उठा के दे दिया। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये वाले तीनों पूछे जाते हैं। अगर टर्म्स के बारे में पूछेंगे तो इन तीनों के बारे में पूछेंगे, क्योंकि इनके बारे में सबको पता होता है, ठीक है। इनके बारे में सबको पता होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सप्तऋषि तारामंडल के बारे में पढ़ते हैं। सप्तऋषि तारामंडल में क्या होता है? ये ऊर्जा आपको समझ में आ गया सप्तऋषि तारामंडल के बारे में। सबसे पहले मैं बनाता हूं कौन सा तारामंडल? सबसे पहले मैं बनाता हूं ऊर्जा माइनर। ऊर्जा माइनर बनाता हूं। ऊर्जा माइनर में क्या होता है कि इसमें तारों के समूह में कितने तारे होते हैं? प्रमुख रूप से 7 तारों का समूह होता है। कितने? 7 तारों का समूह होता है। ये 7 तारों का समूह मैं बना रहा हूं, ठीक है। एक तारा ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, ठीक है। ये जो 7 तारों का समूह क्या कहलाता है? ये ऊर्सा मेजर कहलाता है, ठीक है। आप लोगों ने हाथी देखा है? ऐसा होता है, ऐसे उसकी सूंड होती है, ठीक है। इसका दांत होता है ऐसा ऐसा। तो सूंड क्या होती है? उसके आगे होता है, ठीक है, और हाथी का मुंह पीछे होता है। उसी तरह से इसको भी बोल सकते हैं ये आगे है और इसका ये मुंह पीछे है, ठीक है। इसी तरह से हम बोल सकते हैं। तो हाथी के हिसाब से इसको समझिएगा। तो ऊर्जा जो माइनर होता है वो छोटा होता है। इसमें क्या होता है? तारे तो 7 ही होते हैं, चलते भी साथ में, लेकिन इनकी थोड़ा सा छोटे तारे होते हैं इसके मुकाबले। किसके मुकाबले? ऊर्जा मेजर के मुकाबले। ऊर्जा मेजर के मुकाबले क्या होते हैं? छोटे तारे होते हैं। और हम क्या ऊर्जा मेजर को कैसे बनाएंगे? बड़े तारों का एक समूह बनाया ऐसे, और इसमें क्या होता है? तारे ऊपर की साइड से लगे होते हैं, ऐसे ऐसे लगे होते हैं। ये बड़े तारों का एक समूह है जो ऊर्जा मेजर हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? ऊर्जा मेजर हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है? बताइए सप्तऋषि तारामंडल में या ऊर्जा कॉन्स्टेलेशन में कितने तारे पाए जाते हैं? तो कितने तारे पाए जाते हैं? 7 तारे पाए जाते हैं, 7 पाए जाते हैं। कितने? 7 पाए जाते हैं। आप लोगों ने एक तारे का नाम सुना होगा जिसको बोला जाता है ध्रुव तारा। क्या बोला जाता है? ध्रुव तारा। ये मान लो ध्रुव तारा यहाँ पे स्थित है। कौन सा तारा है? ध्रुव तारा है, जिसको बोलते हैं ध्रुव तारा या पोलर स्टार। पोलर स्टार के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। पोलर स्टार क्या है?
एक तारा होता है। इसके बारे में पुराणों में भी कुछ कहानियाँ बताई जाती है, जैसे कि एक राजा हुआ करते थे जिनकी 2 रानियाँ थी और दोनों रानियों से एक एक पुत्र थे। राजा क्या करते थे, अपनी छोटी रानी को ज़्यादा पसंद किया करते थे। भाई ज़्यादा जो खूबसूरत होगी उसको तो प्रेम किया जाएगा ना, ऐसा होता था। तो छोटी रानी को ज़्यादा पसंद किया करते थे। तो बड़े रानी का पुत्र था जिनका नाम था ध्रुव। एक बार राजा की गोद में बैठ के खेल रहे थे वो, तो छोटी रानी आई और उसको हाथ से झपटा और बोला कि भैया यहाँ पे कौन बैठेगा, मेरा पुत्र बैठेगा। क्यों? क्योंकि राजा जी मुझे ज़्यादा प्रेम करते हैं। ध्रुव जी को ये बात बुरी लग गई। उन्होंने अपनी मम्मी के सामने जाके बोली, मतलब अपनी माँ के सामने जाके ये बात बोली कि सर ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो उन्होंने बोला बेटा इस चीज़ों पर ध्यान मत दे, प्रभु की भक्ति कर। इस तरह से वो क्या कर रहे, घर छोड़ के चले गए। उनको नारद जी मिले बीच रास्ते में। उन्होंने बोला कि आप विष्णु भगवान की भक्ति कीजिए। उन्होंने घोर तपस्या की, घोर ज़्यादा तपस्या की। विष्णु भगवान प्रकट हुए। उन्होंने क्या किया, बोला कि तू मेरी निशानी के रूप में ब्रह्मांड में स्थित रहेगा, वैभवमान रहेगा। जितना वैभव तेरे को अभी तक नहीं मिला वो सबसे ज़्यादा वैभव वहाँ पे मिलेगा। तो एक तारे के रूप में उनको यहाँ पे स्थापित कर दिया। वो बहुत ही ज़्यादा चमकदार तारा होता है, इस तरह से पुराणों में कहा जाता है। लेकिन ध्रुव तारे के बारे में कुछ अलग, पृथ्वी के बारे में भी कुछ विशेषताएं बताई जाती है कि जो ध्रुव तारा होता है पृथ्वी के हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। जैसे कि मान लो ये पृथ्वी है, ये क्या है, अर्थ है। ये अर्थ अपने यहाँ पे ऐसे झुकी हुई है। कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जब हम अर्थ पढ़ेंगे उसके बारे में पूरा बताऊंगा मैं आप लोगों को, क्यों झुकी है, कैसे झुकी है, कौन सी कर्क रेखाएं होती है, कौन सी मकर रेखाएं होती है, इन सब के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो पृथ्वी जो है ऐसे घूम रही है। अब पृथ्वी का कौन सा हिस्सा है? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। अब पृथ्वी क्या करती है, वेस्ट से ईस्ट की ओर अपने ध्रुवी पे चक्कर लगाती, अपने स्थान पे चक्कर लगाती है। मान लो ये पृथ्वी है तो क्या करती है, पृथ्वी ऐसे ऐसे चक्कर लगा रही है अपने स्थान पे, और सूर्य का भी चक्कर लगा रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है। तो पृथ्वी क्या है, ऐसे ऐसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा ना, ये तो यहीं पे स्थित रहेगा, क्योंकि पृथ्वी तो ऐसे घूम रही है, ये थोड़ी ऐसे थोड़ी घूम रही है। तो इसकी स्थिति हमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और कोई परिवर्तन नहीं होता तो ये हमेशा किस दिशा में रहता है, पृथ्वी के उत्तर दिशा में रहता है, नॉर्थ साइड में रहता है। किस साइड में रहता है? नॉर्थ साइड में रहता है, उत्तर दिशा में रहता है, ठीक है। हमें यह ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है कि अगर आप किसी रेगिस्तान में रात को खो जाते हैं तो आप दिशा का ज्ञान कैसे करेंगे, दिशा का पता कैसे करेंगे, डायरेक्शन का पता कैसे करेंगे? ध्रुव तारे की मदद से करेंगे, क्योंकि ध्रुव तारा क्या करता है, हमेशा नॉर्थ साइड में रहता है। मान लो जब 1912 में टाइटैनिक डूबा, उसमें से बहुत सारे लोग लाइफ बोट पे चले गए। मान लो किसी एक लाइफ बोट पे आप थे, क्या थे, आप अकेले बच गए, और आपको पूरा समुद्र में क्या करना है, दिशा का ज्ञान करना है, डायरेक्शन पता करना है कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं। तो आपने क्या किया, ध्रुव तारे की खोज की। ध्रुव तारा देखा, हाँ ये ध्रुव तारा है, और ध्रुव तारे के बारे में ये बताया था कि जो ध्रुव तारा होता है वो इधर की साइड हो, वो तो नॉर्थ साइड में होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, नॉर्थ साइड हो जाएगा, नॉर्थ साइड मूव करेंगे। आपने बोला ईस्ट साइड इधर हो जाता है, ईस्ट इधर हो जाता है, पूर्व साइड, पश्चिम इधर हो जाएगा, ऊपर पीछे साउथ हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, उस डायरेक्शन में जाने लग जाएंगे जिस डायरेक्शन में आपको जाना है, ठीक है। उसी तरह से, है ना, आप लोग समझ रहे हो ना, आप लोगों को बचपन में पढ़ाया होगा कि सूर्य की तरफ मुंह कर लीजिए, और फिर अपने सूर्य के पूर्व से उदय होता है, पश्चिम में क्या होता है, पीछे की साइड क्या होता है, पश्चिम दिशा होती है, उत्तर होती है, दक्षिण होती है। उसी तरह से इसका ज्ञान करना चाहिए, ठीक है। तो ध्रुव तारे से हमें क्या पता चल जाता है, दिशा का ज्ञान होता है, डायरेक्शन का ज्ञान हो जाता है। और ध्रुव तारा पृथ्वी के हमेशा उत्तर दिशा में रहता है, नॉर्थ साइड रहता है। अच्छा सर, ऐसे तो बहुत सारे तारे होंगे जो अच्छे से चमकते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, अच्छे से चमकते हुए दिखाई देते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है कि ध्रुव तारे का पता लगाने के लिए कौन से तारामंडल की सहायता लेनी चाहिए, कौन से तारामंडल की सहायता लेनी चाहिए? तो ध्रुव तारे की पता लगाने के लिए हमें सप्तऋषि तारामंडल की सहायता लेनी चाहिए। मतलब कि जिस तारामंडल के आगे होगा, मतलब कि उर्सा माइनर के जो तारा आगे होगा, मैंने बताया था हाथी की सूंड इधर है, आगे की साइड होगा तो वो कौन सा होगा, ध्रुव तारा। और उर्सा मेजर के जो पीछे की साइड होगा वो क्या होगा, ध्रुव तारा। कैसे याद रखें कि सर कौन से के आगे होगा, कौन से के पीछे होगा? अरे आप लोगों को पता है
हाथी क्या होता है, बड़ा वाला हाथी होता है तो उसके आगे नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या पता कभी भी पागल हो जाए और अपनी सूंड से उठा के आपको फेंक दे। तो बड़े वाले हाथी के हमेशा कैसे चलेंगे, पीछे की साइड चलेंगे। लेकिन क्या होता है कि अगर छोटा वाला हाथी होता है, छोटा बच्चा होता है, तो उसके आगे भी हम चल सकते हैं खिलाते खिलाते उसको। तो वो क्या करता है, सूंड से उठा के नहीं फेंकता। तो जो छोटा है उसके है ना आगे की साइड चल सकते हैं, लेकिन बड़े हाथी के हमेशा पीछे की साइड चलते। इस तरह से हम याद रख सकते, अपनी अपनी ट्रिक बनाना चाहिए कुछ भी ऐसे याद रखने के लिए। तो आप लोगों को समझ में आया ध्रुव तारा। आगे बढ़ते हैं। ध्रुव तारा पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं जो, चलो एक बात और बताता हूँ, जो ध्रुव तारा होता है, सॉरी ध्रुव तारा नहीं, जो सप्तऋषि तारामंडल होता है, जो सप्तऋषि तारामंडल होता है वो हमेशा बसंत ऋतु में सबसे अधिक देखा जाता है। अच्छे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बसंत ऋतु कब आती है, जनवरी फरवरी में आती है बसंत ऋतु। जब बसंत पंचमी आती है ना, तभी बसंत ऋतु चालू होती है, मतलब उसके 5 दिन पहले चालू हो जाती है। तो बसंत पंचमी के दिन हम सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, जिनको विद्या की देवी हम कहते हैं। क्या बोलते हैं, विद्या की देवी बोलते हैं। सभी को सरस्वती माँ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि विद्या की ज़रूरत तो सभी को होती है। वो सब पे वो कृपा दृष्टि रखती है अपनी, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो या फिर ईसाई हो, सभी को सरस्वती माँ की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो बसंत ऋतु, मतलब बसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है सप्तऋषि तारामंडल को। ठीक है, अब अगला आता है मृग तारामंडल। दूसरा तारामंडल बताता हूँ मैं, मृग तारामंडल। मृग तारामंडल कौन सा तारामंडल, मृग तारामंडल के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जिसको हम बोलते हैं ओरियन। किसके नाम से जाना जाता है, ओरियन के नाम से इसको जाना जाता है। मृग तारामंडल को ओरियन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आप लोगों ने एक तारामंडल के बारे में सुना होगा। कैसे सुना होगा, जैसे आप लोगों ने आंखें, मतलब जब आप लोग कभी आसमान में देखते होंगे रात को, तो 3 तारे ऐसे लाइन से दिखाई देते हैं। 3 तारे ऐसे लाइन से दिखाई देते हैं। उसके नीचे क्या होता है कि 3 तारे ऐसे और होते हैं। कैसे होते, ऐसे होते 3 तारे, है ना। फिर ऊपर की साइड भी होते हैं कुछ तारे, ऐसे की साइड होते हैं। और यहाँ पे 3 तारे यहाँ पे भी होते हैं और 2 तारे यहाँ पे होते हैं। इस तरह से कोई एक तारों का समूह होता है। अब क्या होता है कि पूर्वजों के द्वारा इनको एक आकृति प्रदान कर दी गई। ठीक है, हमारे पूर्वजों के द्वारा क्या कर दिया गया, आकृति प्रदान कर दी गई। बैठे बैठे सोचते रहे, उन्होंने क्या कर दिया, आकृति प्रदान कर दी ऐसे करके। ये जो तारा होता है, तारों का जो समूह होता है, इस तरह से क्या हो गया, ये आकृति प्रदान कर दी। ठीक है, 2 तारे यहाँ पे भी होते हैं, एक तारा ये होता है, ऐसे करके जाते हैं, ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमें किस तरह का दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई क्या हो रहा है, शिकार कर रहा है किसी का। क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है। वो तीर चलाने वाला है, ये उसका धनुष हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, वो तीर लगाने वाला है, ऐसे शिकार कर रहा है। तो क्या हो गया, इसको बोला जाता है शिकारी तारामंडल। शिकारी के समान दिखने वाला तारामंडल कौन सा होता है, मृग तारामंडल या ओरियन होता है, जो हंटर के समान दिखाई देता है। क्वेश्चन यही आता है, इसके तारों की संख्या नहीं पूछी जाती, इसके तारों की संख्या नहीं पूछा जाती, क्योंकि 18-19 ऐसे कुछ तारे होते हैं, कभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा तारामंडल एक शिकारी के समान दिखाई देता है या हंटर के समान दिखाई देता है, शिकारी के समान दिखाई देता है। कौन सा तारामंडल दिखाई देता है शिकारी के समान, कौन सा तारामंडल हमें दिखाई देता है शिकारी के समान, कौन सा तारामंडल, मृग तारामंडल या ओरियन तारामंडल हमें शिकारी के समान दिखाई देता है। क्वेश्चन ये आता है। एक क्वेश्चन और आता है कि मृग तारामंडल किस ऋतु में आसानी से देखा जा सकता है, तो शीत ऋतु में। कौन सी ऋतु में, शीत ऋतु में आसानी से देखा जा सकता है। कौन सी, शीत ऋतु में आसानी से देखा सकता है। शीत ऋतु मतलब कि ठंडियों के दिनों में आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, तो तारामंडल के बारे में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 ज़्यादा तारामंडल नहीं पढ़ेंगे। 89 होते हैं तारामंडलों की संख्या, कितनी होती है, 89 होती है। तो तारामंडल से क्वेश्चन कौन सा आता है, तारामंडल से क्वेश्चन क्या आता है कि हाइड्रा क्या है। अलग अलग तारामंडल के नाम पूछ लेंगे, बताइए ये क्या है। तो तारामंडल का नाम बताएंगे हम, क्या बोलेंगे कि ये एक तारामंडल है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आता है कि मृग तारामंडल जो होता है उसको क्या कहा जाता है, शिकारी तारामंडल कहा जाता है, या फिर शिकारी के समान दिखने वाला तारामंडल कौन सा है, तो उसको क्या बोलेंगे, मृग तारामंडल, शिकारी के समान दिखने वाला तारामंडल है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सप्तऋषि तारामंडल में कितने तारे होते हैं, तो 7 तारे होते हैं। ध्रुव तारे का पता लगाने के लिए किस तारामंडल की सहायता ली जा सकती है, तो सप्तऋषि तारामंडल की सहायता ली जा सकती है। ध्रुव तारा पृथ्वी के हमेशा किस दिशा में रहता है, तो उत्तर दिशा में रहता है। ठीक है, अगर हम घूम जाएंगे तो ध्रुव तारे की सहायता से हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, ये पूछ लिया जाता है। नक्षत्रों के बारे में पढ़ना,
नक्षत्र क्या होते हैं? नक्षत्र सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन नक्षत्र से यही होता है कि नक्षत्रों की संख्या कुल कितनी होती है? 27 होती है। अब नक्षत्र जो होते हैं, अगर आप हिंदू धर्म से है तो आप लोगों को नक्षत्र का महत्व पता होगा। जब कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति के यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका टाइम देखा जाता है, कितने टाइम पे वो, मान लो 12:45 पे पैदा हुआ है, किस महीने में पैदा हुआ है, उस समय पृथ्वी की स्थिति क्या थी, कौन से नक्षत्र में पृथ्वी संपर्क थी। तो वो क्या करता है, टाइम से मैनेजमेंट करते हुए क्या करते हैं, नक्षत्रों के द्वारा उसकी कुंडलियाँ तैयार की जाती है। और कुंडली के बारे में आप लोगों को पता होगा कि शादियों के समय भी कुंडलियाँ मिलान की जाती है। उस कुंडली में ये भी बता दिया जाता है कि इस बच्चे का भविष्य कैसा होगा, क्या करेगा आगे चल के, ये यूट्यूबर बनेगा, ऐसा मेरे जैसा टीचर बनेगा। तो उस तरह से की बात की जाती है नक्षत्रों के माध्यम से। बहुत ही ज़्यादा हद तक वो सही भी होती है। अच्छा, अगर कोई जानकार पंडित जी होते हैं तो आजकल तो क्या बहुत सारे डुप्लीकेट घूमने लगे। अगर कोई अच्छे जानकार पंडित जी होते तो वो बहुत सारी जो बातें हैं वो बहुत अच्छी अच्छी बता देते हैं भविष्य के बारे में, जो लगभग सही होती है। तो आगे चलते हैं, मैं आप लोगों को नक्षत्रों के बारे में बता देता हूँ। नक्षत्र की संख्या कितनी होती है? 27 होती है। सूर्य जो हमारा होता है, सूर्य क्या करता है, ऐसा सूर्य होता है, सूर्य ये क्या, सन है। अब सन क्या करता है, जैसे पृथ्वी अपनी ध्रुवी पर ऐसे घूमती रहती है एक ही स्थान पे, और सूर्य का भी चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, सूर्य का चक्कर लगा रही है और पृथ्वी अपने स्थान पे भी घूम रही है ना। जब पृथ्वी अपने स्थान पे घूमती है तो वो एक दिन में अपनी ध्रुवी पे चक्कर लगा लेती है। उसी तरह से सूर्य भी अपने स्थान पे घूमता है। वो कितने दिन में अपना एक पूरा चक्कर कर लेता है अपनी ध्रुवी का? वो 12 मंथ में। कितने मंथ में? 12 मंथ में कर लेता है। कितने? 1 साल में पूरा करता है। अब 1 साल में पूरा करता है, इसका मतलब ये है कि क्यों करता है? क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है पृथ्वी से? 110 गुना बड़ा है पृथ्वी से। कितना? 110 गुना बड़ा है हमारा सन, सूर्य। हमारा जो सूर्य है 110 गुना बड़ा है पृथ्वी से। तो उसको समय भी तो ज़्यादा लगेगा, उसकी थोड़ी सी स्पीड भी कम होती है। जितनी तेज़ पृथ्वी घूमती है उतनी तेज़ वो घूमता नहीं है। और मतलब घूमता तो है लेकिन एवरेज स्पीड मानी जाए तो क्या होता है कि उससे कम होती है। तो क्या करता है, 110 गुना बड़ा होता है, उसको 1 साल लगता है अपनी ध्रुवीय घूमने में। तो 1 साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। उसी हिसाब से क्या है, हमारी जो राशियां हैं उनको भी 12 राशियों में बांट दिया गया है। कितनी राशियों में बांट दिया गया है? 12 राशियों में बांट दिया गया है उनको। ठीक है, तो हम इनको 12 राशियों में बांट देते हैं। ठीक है, 1 2 3, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, कम हो गई तो एक इधर कर देते हैं और एक इधर कर देते हैं। ठीक है, तो हो गए 5 6 7 8 9, ये हो गई 10 और ये 11 और ये 12। तो ये जो 12 राशियां हैं वो सूर्य पे डिपेंड करती है। सूर्य द्वारा अपनी स्थिति पे एक चक्कर लगाने के लिए इनको 12 राशियों में बांट दिया गया है। अब क्या करता है सूर्य? क्या करता है सूर्य के आसपास? क्या करती है पृथ्वी? चक्कर लगाती रहती है। पृथ्वी जो है चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, पृथ्वी क्या करती है? चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, पृथ्वी चक्कर लगाती रहती है और पृथ्वी जो चक्कर लगाती है तो किसी ना किसी नक्षत्र के संपर्क में रहती है। कैसे संपर्क में रहती है? देखो मैं बताता हूँ। नक्षत्रों की संख्या कुल कितनी है? 27 है। और नक्षत्र क्या करते हैं? 27 से 12 महीने में पृथ्वी कहीं ना कहीं इनसे संपर्क में रहती है। तो कितने महीनों में बांटा है? 12 महीनों में बांटा है। तो एक महीने में कितने नक्षत्र संपर्क में रहते हैं? तो 2.25, मतलब कि 2.25 नक्षत्र सम्मिलित रहते हैं। मान लो कि एक नक्षत्र ये है, एक नक्षत्र ये है, और थोड़ा सा जो नक्षत्र का जो हिस्सा है वो क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है। तो 1 2 और ये तीसरा नक्षत्र इसके संपर्क में रहता है, जो कि बिल्कुल 0.25 के बराबर रहता है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे एक महीने में 8वें महीने में पैदा हुआ है तो वो एक ही नक्षत्र का होगा। नहीं, उसका डिपेंड करेगा उसके समय पे भी। जब इसलिए तो समय का ज्ञान होना चाहिए। जब अगर आप कुंडली बनवाने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, समय पूछा जाता है किस टाइम पे पैदा हुआ था। 12:45 पे, 6 बज के, शाम को 6:45 पे हुआ था, कितनी बजे पैदा हुआ था, तो ये पूछा जाता है। इससे इस नक्षत्र का पता चलता है। ये यहाँ से नक्षत्र अपन मिटा देते हैं, अभी यहाँ पे इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये पृथ्वी क्या करती है, इसके आगे पीछे चक्कर लगाती रहती है। पृथ्वी क्या करती है, आगे पीछे है ना चक्कर लगाती रहती है, ऐसे चक्कर लगाती रहती है। दोस्तों
इसका एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन मैं आप लोगों को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। अरे हमें पता होना चाहिए, अगर आप हिंदू हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली कैसे तैयार की जाती है। तो प्लीज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा समझ लिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मज़ा आएंगे आप लोगों को। तो पृथ्वी क्या करती है, हमारे सूर्य का चक्कर लगाती रहती है, और जो ये नक्षत्र, मान लो एक नक्षत्र ये, एक नक्षत्र ये, एक नक्षत्र ये, एक नक्षत्र ये, सारे जो नक्षत्र पृथ्वी के आसपास, सूर्य के आसपास ऐसे बिखरे हुए हैं, ठीक है, ऐसे बिखरे हुए 27 नक्षत्र बिखरे हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे एक और नक्षत्र है, ठीक है, ये एक नक्षत्र, ये यहाँ पे ऐसे नक्षत्र है। मान लो ये कौन सा नक्षत्र है, ये यहाँ पे हो गया रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र हो गया। यहाँ पे हो गया ये अश्वनी नक्षत्र हो गया, कौन सा, अश्विनी नक्षत्र हो गया। यहाँ पे हो गया हस्त नक्षत्र हो गया, पुष्प नक्षत्र हो गया, पुष्प नक्षत्र हो गया। तो इस तरह के अलग अलग नक्षत्र पाए जाते हैं हमारे यहाँ। बहुत सारे, कितने नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र। 27 के नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी के, मान लो किसी बच्चे का जन्म हुआ 8वें महीने में, तो पृथ्वी यहाँ पे स्थित है। पृथ्वी का सीधा संपर्क कौन से नक्षत्र से है, मान लो ये जो नक्षत्र है वो अश्विनी नक्षत्र है। पृथ्वी का सीधा संपर्क किससे, अश्विनी नक्षत्र से है। तो ये कहा जाएगा कि मान लो ये मकर राशि है, मकर राशि है, तो बच्चे का जन्म कौन सी राशि में हुआ, मकर राशि में हुआ। कौन से नक्षत्र से उससे संबंधित है, अश्विनी नक्षत्र का उस पर प्रभाव है, ठीक है। तो उसकी कुंडली तैयार की जाएगी, मकर राशि से, अश्विनी नक्षत्र से वो संबंधित है, इतने बज के इतने मिनट पे पैदा हुआ था। लेकिन सर ये भी तो बोलते हैं शनि क्या हो रहा है, शनि का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है। अरे हाँ, रहता है मंगल का प्रभाव। कैसे, अरे भाई सूर्य के आसपास मात्र पृथ्वी थोड़ी चक्कर लगा रही है, सूर्य के आसपास तो क्या दूसरे ग्रह भी तो चक्कर लगा रहे हैं। मान लो उस समय मंगल ग्रह यहाँ पे है, स्थित है, ठीक है। पृथ्वी और नक्षत्र के बीच में, अश्विनी नक्षत्र के बीच में कौन सा ग्रह आ गया, मंगल ग्रह आ गया। मंगल ग्रह आ जाने से क्या होता है, इसका डायरेक्ट संपर्क नहीं हो पाता और मंगल ग्रह का इस पर प्रभाव आ जाता है। तो इसलिए अगर आंशिक रूप से थोड़ा सा मंगल ग्रह आता है तो उसको बोलते हैं मंगल ग्रह का आंशिक प्रभाव है, और अगर वो पूरी रूप से आ जाता है तो उसको बोलते हैं बड़ा प्रबल प्रभाव है, मांगलिक कहलाने लग जाता है वो लोग। क्या मांगलिक कहलाने लग जाता है। उसी तरह से यहाँ बृहस्पति का भी प्रभाव हो जाता है, शुक्र का भी प्रभाव हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से इन सब का प्रभाव होता है किसी के भी नक्षत्र की, मतलब नक्षत्र का प्रभाव होता है किसी के भी जीवन में, ठीक है। मुस्लिम, सिख, ईसाई इस चीज़ को नहीं मानते, अंग्रेज इस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन हिंदू धर्म में बड़ी मान्यता है इस चीज़ की, और बहुत ज़्यादा इसकी खोज भी की गई। मतलब कि जहाँ विज्ञान खत्म हो जाता है, विज्ञान ने क्या कहा, ये ऐसे ऐसे नक्षत्र पाए जाते हैं, यहाँ पे विज्ञान खत्म। जहाँ विज्ञान खत्म हो जाता है वहाँ पे क्या होता है, ज्योतिष शास्त्र शुरू होता है, और ज्योतिष द्वारा ये बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि किस नक्षत्र का कैसे प्रभाव होगा किस पे, ठीक है। इस चीज़ के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो देखो, मैं सारे ज्योतिष विज्ञान आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोग पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के ज्योतिष बन जाओगे नहीं तो, है ना। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ ये नक्षत्रों के बारे में और जो ग्रहों की गति के बारे में आप लोगों को पता चला होगा कि इंसान के जीवन में ग्रह क्या प्रभाव डालते हैं। और फिर क्या होता है, मंगल ग्रह का प्रभाव होता है तो पंडित जी बोलते हैं आ जाइए, 50,000 की पूजा होगी, आपका मंगल शांत कर देंगे हम लोग, है ना। ऐसे बहुत सारी पूजा करवाई जाती है, और बहुत सारे लोगों का घर भी चल रहा है इनके मामले से, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे उम्मीद ख़त्म हो जाती है वहाँ पे भगवान काम आता है, ठीक है, उस उम्मीद को बनाए रखने के लिए, ठीक है। उसी तरह से तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, उम्मीद को बनाए रखने के लिए नक्षत्रों के माध्यम से किसी किसी के ऊपर ज़्यादा मानते, जो लोग जो नहीं मानते उसका प्रभाव उस पर नहीं होता, जो मानते हैं उसका प्रभाव होता है उस पर, ठीक है। ऐसे मान्यताएँ हैं हिंदू धर्म में, मानना चाहिए, अगर जो मानता है वो मानना चाहिए उसको अच्छे से, ठीक है। आप लोगों को अच्छी लगी ये जानकारी, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप लोग इस क्लास को सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच इस क्लास को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच, गुड डे।